हेलो नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में जो है विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक स्थिति के बारे में पूरे अच्छे से देख लिए थे। अब यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम लोग विजयनगर प्रशासन के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। आपको बता दूं, जो विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था की जो जानकारी है ये समकालीन रचनाओं, अभिलेखों और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से प्राप्त होता है। ठीक है, और समकालीन ये वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार बोलूँगा मैं याद। समकालीन रचना, समकालीन रचनाएं, अभिलेख, एंड विदेशी यात्रियों द्वारा जो भी वृत्तांत बताए हैं, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ठीक है, आपको बता दूं, जो प्राचीन भारत की भांति जो है इस काल में भी राज्य की सप्तांग विचारधारा पर बल दिया गया है। सप्तांग विचारधारा, सप्तांग विचार धारा पर बल दिया गया था। कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त माल्यद में जो है, अमुक्त माल्यद आपको मैं बता चुका हूं इसके बारे में। अमुक्त माल्यद ये राज व्यवस्था से जुड़े हुए थे। इसमें जो है राजा के कर्तव्यों और आदर्शों के बारे में जो उल्लेख किया गया है, जो राजा का कैसे प्रशासन करता है, इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। अब प्रशासन का क्रम जो रहा है इस पे अगर एक नज़र डालें तो प्रशासन का क्रम रहा है सेंट्रल, प्रोविंशियल यानी केंद्रीय प्रशासन रहा है, फिर केंद्र के बाद जो है प्रांतों में भी शासन रहा है। तो इस पे हम लोग अच्छे से देखते हैं। पहले देखते हैं केंद्रीय प्रशासन कैसा था। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय ये बिंदी नहीं है भाई, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एकदम समझ जाइएगा। विजयनगर प्रशासन जो है निरंकुश और कल्याणकारी राजतंत्र की अवधारणा पर आधारित थी, और राजा ही जो है सारा कुछ, मतलब प्रशासनिक, सैनिक, केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख, सारा कुछ यही होता था। राजा को जो सलाह देने के लिए जो है एक राज परिषद होता था। राज परिषद, और ये जो है राजा को, अच्छा, इसके कार्यों को, राजा के कार्यों को सहायता देने के लिए जो है मंत्री परिषद भी होता था। राज परिषद के साथ साथ मंत्री परिषद भी होता था। मंत्री परिषद ये राजा को सहायता करती थी। मंत्री परिषद का जो प्रमुख अधिकारी होता था इसे महाप्रधानी, प्रमुख अधिकारी को, मंत्री परिषद में प्रमुख अधिकारी को जो है महाप्रधानी या प्रधानी कहा जाता था। महाप्रधानी या प्रधानी ऑप्शन रहेगा तो देख लीजिएगा, इसे भी प्रधानी कहा जाता था। और इसका अध्यक्ष जो होता था, मंत्री परिषद के अध्यक्ष जो है ये सभा नायक होता था। सभा नायक, राजा और युवराज के बाद जो है प्रधानी ही जो है केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था। ये चीज एकदम ध्यान में रखें। अच्छा, सचिवालय अभी भी है, उस टाइम में भी सचिवालय था। अभी भी आप देख रहे होंगे सेंट्रल सेक्रेटरीट है दिल्ली में, उसके बाद हर प्रांत में भी रहता है स्टेट सेक्रेटरीट। तो सचिवालय भी था, तो सचिवालय
पे भी यहाँ से हटा देते हैं, डायरेक्ट लेते हैं। केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरीट की अगर जहाँ तक बात करें, केंद्रीय सचिवालय, सचिवालय में जो था इसमें विजयनगर के प्रशासन और विशाल सचिवालय द्वारा संचालित होता था, विजयनगर का प्रशासन। और इसमें कई विभाग थे, संबंधित विभाग के अधिकारी होते थे, जैसे कि मनोय प्रधान, रायसम, कर्णिम। अच्छा, देख लेते हैं, सवाल पूछा जाता है जो अधिकारी, प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे। प्रमुख अधिकारी, अधिकारी की अगर बात करें तो जैसे नायक होते थे, इनका कार्य होता था सैनिक भूसामन। नायक, नायक के बाद महानायक भी होते थे, महानायक। इनका काम होता था मेनली ग्राम सभाओं की कार्यवाहियों का निरीक्षण करना। दंड नायक, दंड नायक नाम से ही पता चल रहा होगा। दंड नायक जो है ये सैनिक विभाग का प्रमुख होता था और सेनापति भी होते थे ये। रायसम, ये सचिव होते थे, रायसम सचिव। कर्णिकम जो है ये लेखाधिकारी कहलाते थे, कर्णिकम, कर्णिकम लेखाधिकारी कहलाते थे। अमर नायक, अमर नायक नाम के जो अधिकारी थे, इनका काम क्या था, तो सामंतों का एक वर्ग था ये, जो कि राज्य को सैन्य मदद देने के लिए बाध्य था। जो भी सेना की मदद चाहिए वो अमर नायक को देना होता था। आयनगार, आयनगार आप देखे होंगे बहुतों का टाइटल भी है, तो ये लोग जो होते थे ना आयनगार, ये मेनली वंशानुगत जो है ग्रामीण अधिकारी होते थे आयनगार। पलाइयागार, ये सेनापति या नायक कहलाते थे, पलाइयागार। उसके बाद स्थानिक, स्थानिक जो होते थे, स्थानिक ये मंदिरों की व्यवस्था करने वाले अधिकारी होते थे। मुद्राकर्ता, मुद्राकर्ता जो है आरबीआई वाला बात, ये शाही मुद्रा रखने वाला अधिकारी होते थे। सेंते ओवा, ग्रामों का लेखाधिकारी को सेंते ओवा बोलते थे, सेन ते ओवा, ठीक है। लतर ग्राम का रखवाला होता था, सॉरी तलर, तलर, तलर मतलब चौकीदार, सीधा जाने चौकीदार। गौड़, ग्राम का प्रशासक को गौड़ बोलते थे, ग्राम का प्रशासक होता था ये। परोपकार, ये गवर्नर का प्रतिनिधि होता था, परोपकार ये गवर्नर का प्रतिनिधि या स्थान विशेष में राजा का भी प्रतिनिधि होता था, उसको भी परोपकार बोला जाता था। तो ये जो थे मतलब सेंट्रल सेक्रेटरीट में जो है ये सब अधिकारी, प्रमुख अधिकारी होते थे। अब ये बात कर लिए हम सेंट्रल सेक्रेटरीट के, तो अब बात करते थे उस विजयनगर साम्राज्य में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी था, प्रांतीय प्रशासन। ये कैसे चलता था भाई, प्रांतीय प्रशासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो था ये प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है विजयनगर साम्राज्य का विभाजन जो है प्रांतों में किया गया था। और इसका विभाजन जो था कुछ इस प्रकार से था, जैसे कि ग्राम होता था, ग्राम, ग्राम के बाद जो है स्थल, स्थल या सीमा भी बोलते थे। इसके बाद होता था मेलाग्राम, मेलाग्राम। इसके बाद नाडु,
यार, नाडु, नाडु के बाद वलनाडु। अच्छा, वलनाडु या कोट्टम भी बोलते थे, कोट्टम। और उसके बाद जो होता था वो होता था मंडलम, राज, मंडलम, मंडलम या राज। ठीक है, उस टाइम की बात। जैसे तुलना की जाए अभी के बारे में, तो ग्राम जो था ये प्रशासन की छोटी इकाई था। कुछ गांव के समूह को मिला करके जो है ये स्थल या सीमा बोलते थे उसको, कुछ गांवों को मिला करके। और 50 गांव मिल करके जो है मेला ग्राम होता था, 50 गांव करके मिला करके। और आज तहसील या परगना को जो था उस टाइम में नाडु बोलते थे, और जिला को ये जो था वलनाडु या कोट्टम, आज का जो डिस्ट्रिक्ट होता है इस टाइप का था, जिला। ठीक है, जिला लेवल का। और ये मंडलम और राज्य से ही पता चलता है ये प्रांत लेवल का था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 2 व्यवस्था प्रचलित थी ज़्यादातर। इन व्यवस्था को थोड़ा जान लेते हैं, जो नायनकर व्यवस्था क्या था और आयगार व्यवस्था क्या था, दोनों के बारे में अच्छे से जानते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं नायनकर व्यवस्था क्या था। नायनकर व्यवस्था, नायनकर व्यवस्था में जो था, विजयनगर के प्रांतीय व्यवस्था में नायनकर व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस व्यवस्था की उत्पत्ति और स्वरूप के विषय में जो है बहुत सारे विवाद हैं। इतिहासकारों के अनुसार जो है विजयनगर साम्राज्य में सेना नायक को नायक कहा जाता था, और राजा नायकों का वेतन जो है अधीनस्थ सेना के रखरखाव के बदले में जो है एक विशेष भूखंड देते थे, जिसे कि, अच्छा ये चीज़ तो आपको बताया नहीं, जो राजा जो है सेना के रखरखाव के लिए जो है एक मतलब क्षेत्र देता था उसे, जिसे कि अमरम कहते थे। ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, अमरम। ठीक है, सवाल पूछा भी गया है। और जिसे ये अमरम प्राप्त होता था ना, यानी वो भूखंड जो प्राप्त होता था उसे अमर नायक कहा जाता था, अमर नायक कहा जाता था। तो इस अमरम भूमि से जो राजस्व वसूली करना और अपने वेतन और खर्चे काटकर शेष रकम को केंद्र को भेजना होता था। शुरुआत में यह पद जो था वंशानुगत था, लेकिन आगे चलकर यह पद वंशानुगत हो जाने के कारण जो साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ है। तो यही था नायनकर व्यवस्था मेनली, समझ गए ना। मतलब वही बात जो ये इतिहासकार ऐसा बताते हैं, इसमें विवाद है, ये मैं बात क्लियर करके बता रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ों को मतलब सही माना गया है, मतलब 2-4 इतिहासकारों के द्वारा, कि जो राजा जो है नायकों को वेतन और अधीनस्थ सेना के रखरखाव के बदले में जो एक भूखंड देता था, जिसे कि अमरम कहा जाता था, और ये भूखंड जिसको मिलता था उसको अमर नायक कहते थे। तो अमरम भूमि से जो है राजस्व की वसूली करना और अपने वेतन और खर्चों को काटकर शेष रकम जो है केंद्र को भेजना होता था। तो शुरुआत में जो है यह पद वंशानुगत नहीं था, लेकिन आगे चल के फिर जो है वंशानुगत हो गया, जिसके लिए जो है साम्राज्य के लिए घातक भी सिद्ध हुआ है ये नायनकर व्यवस्था। फिर आया आयगार व्यवस्था, ये भी चला है, प्रचलित रहा था आयगार व्यवस्था। ये आयगार व्यवस्था क्या था? तो आयगार जो व्यवस्था था ये मेनली विजयनगर प्रशासनिक व्यवस्था का जो है एक मतलब ग्रामीण प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग था। ये मतलब कह सकते हैं ग्रामीण प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में गठित किया जाता था, जिस पर शासन के लिए जो है 12 शासकीय व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। ग्रामीण प्रशासन के लिए जो है 12 व्यक्ति को
जो है नियुक्त किया जाता था और इन 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को ही जो है आयगार कहा जाता था। इन्हीं 12 व्यक्तियों के समूह को, 12 व्यक्ति के जो समूह होते थे, इसको जो है, इसी को आयगार कहा जाता था, आयगार। ठीक है। और इनकी नियुक्ति जो है सीधे केंद्र के द्वारा की जाती थी। नियुक्ति सीधे केंद्र के द्वारा किया जाता था। ये बिंदी नहीं है भाई, केंद्र के द्वारा किया जाता था और उनका पद जो है अनुवांशिक होता था और वे अपने पद को गिरवी रख सकते थे, बेच भी सकते थे और वेतन के बदले जो है लगान मुक्त भी भूमि दी जाती थी। इसे वेतन के बदले केंद्र नियुक्त करता था और वेतन के बदले जो है आयगार को लगान मुक्त भूमि दिया जाता था। लगान मुक्त भूमि वेतन के बदले मिलता था इन लोगों को। तो ये जो 12 आयगार ग्रामीण कर्मचारियों में जो है कर्णिकम गांव का लेखाकार और लिपिक होता था। इन्हीं 12 व्यक्तियों में से जो है कर्णिकम, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, कर्णिकम जो था, ये कर्णिकम ये गांव का लेखाकार और लिपिक होता था और एक तलार ग्राम का प्रधान पुलिसकर्मी होता था। और इन आयगारों के बिना जो है जानकारी के गांव में न तो संपत्ति का मतलब ट्रांसफर होता था और न ही जो है भूमि अनुदान दिया जा सकता था। ये कर्णिकम और तलार इन दोनों को सारा का सारा डिटेल मालूम चलता था। समझ रहे ना। तलार कौन था? ये ग्राम का प्रधान पुलिसकर्मी होता था। तलार ग्राम का मतलब प्रधान पुलिसकर्मी, इसको सारा कुछ मालूम रहता था। और कर्णिकम तो क्या था? लिपिक था, लेखागार, लिख ही देता हूँ, लेखागार था, लेखाकार होता था। ये 12 व्यक्तियों में ये लोग भी शामिल थे, ये दोनों भी शामिल थे। और इन आयगारों के बिना जो है जानकारी के गांव में मतलब कोई तो न तो संपत्ति खरीद सकता है, न बेच सकता है, न किसी को दान दे सकता है। ये सारा कुछ इन लोगों के पूछ कर ही होता था। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विजयनगर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर के।